बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं STTV। इस्तेमाल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों के साथ और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद या दो दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद कचरा बन जाती है, डिस्पोजेबल। जैसे मर्दों का शेव करने का जो सामान था, मुझे याद है ब्लेड होते थे उसके अंदर और वो सेफ्टी हमेशा रहती थी। अब सेफ्टी जो है वो हर दफ़ा यूज़ होने के बाद वो डिस्कार्ड कर दी जाती है, ज़ाया हो जाती है। और इसी तरह की बेशुमार छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अब डिस्पोजेबल होती हैं वन टाइम यूज़ के बाद। जैसे कचरे का ढेर लग रहा है और इस कचरे को सॉर्ट आउट किए बगैर इसको तल्फ करने का आसान तरीका जो है कि इसे आग लगा दीजिए या ओपन बर्निंग इसकी कर दी जाए। आप छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, ये बड़े शहर भी, छोटे टाउन्स में ख़ास तौर पे देखें तो दुकानदार सुबह आने के बाद तिलावत ऊंची लगाने के बाद सबसे पहला काम ये करता है कि प्लास्टिक के जो खाली थैले और वो लेके उनको आग लगाते हैं। अपनी हर दुकान के आगे आग लगी होगी, सुबह सुबह आप आके देखें। उसके बाद उस आग को तल्फ करने के बाद वो खुद झाड़ू दे रहे होते हैं। ये भी कल्चर नॉर्म है करने के लिए और वो वेस्ट में होता है। तो इससे बड़ा हैज़र्ड होता है जो स्मॉग है। कहते हैं कि ईस्टर्न पंजाब में वो फसल बची हुई जो है बजाय काटने के लगा जला देते हैं, तो उससे स्मॉग हो जाती है। जब कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड हैं वो लाइट को वगैरह वगैरह। तो ये ओपन सोर्स बर्निंग जो है ये भी एक हैज़र्ड का है। अब ये एक एंडेमिक है, कारोबारी में भी और हाउस होल्ड लेवल पे भी। ये क्या है और इसको किस तरह रोका जाए, ये मालूम करने के लिए हमने आज दावत दी है एक एक्सपर्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सामिया कदीर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनवायरमेंटल साइंसेज में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है इस बीमारी की। अच्छा, नेचर जो है अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है और उसमें हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि हर मखलूक जितनी भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है माँ सिवा इंसान के, वो उतनी ही चीज़ लेती है जितनी उसको ज़रूरत है। तो वो साइकिल जो है वो चलता रहता है। मसला वहाँ शुरू होता है जब हम अपनी नीड से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। वो जैसे आपने शेव की एग्ज़ाम्पल दी, शेविंग सेट की, तो नीड तो उससे पूरी हो रही थी, लेकिन आसानी के लिए हमने अपनी नीड से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, तो एक हीप ऑफ वेस्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया। सबसे ज़्यादा बड़ा जो इसमें चेंज आया वो आया जब प्लास्टिक आपका इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। प्लास्टिक में भी फिर जब डिस्पोजेबल प्लास्टिक आना शुरू हुआ, तो आपने एक बार खाया, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। अभी भी आप जाएँ तो कौन उठाए एक बॉटल, कौन उठाए जूस का गिलास, जूस के गिलास के लिए, दूध के गिलास के लिए, तो उसके लिए आसान यही है पिएँ और फेंक दें। अब वो इस तरह से पाइल अप होना शुरू हो गया कि हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं रहा। ज़मीन के अंदर लैंड फिलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि हम सारा कूड़ा जो है वो उसको ज़मीन के अंदर कचरे को दबा दें, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी और फिर वो प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर दें जिस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। जो हमारी तरह के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कॉस्ट भी बियर नहीं कर सकते। और फिर इन द एंड हमारे पास क्या रह जाता है कि हमारे पास जितना भी वेस्ट है वो गलियों के कोनों पे या कम्युनिटीज़ के बाहर छोटे-छोटे या नदी नालों की साइड्स पे जो है वो कूड़ा जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। अब वो जो कूड़ा है उसको कहीं तो जाना है। नदी नालों में तो जो है वो हमारे पास नाला लई है और बाकी इस तरह सवां रिवर है जो मुसलसल कूड़े से भरते जा रहे हैं। और जो बाहर ज़मीन पे रह जाता है उसके लिए सबसे आसान हल, जब वो एक बहुत ज़्यादा मैस उसका ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि सबसे आसान हल यही है कि इस कूड़े को जला दिया जाए। अब वो कूड़ा जैसे ही जलना शुरू करता है, जब वो कूड़ा ओपन डंप था और बाहर पड़ा हुआ था, तब भी अगर आप उसे देखें तो वो माहौल दोस्त नहीं था। अ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो जब ये कूड़ा डिग्रेड होता है तो इसमें मक्खी, मच्छर, इस तरह के बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इर्द-गिर्द की जो कम्युनिटी है उसकी हेल्थ वैसे ही सफ़र करना शुरू कर देती है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के साथ है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। जितना वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता लग रहा कि अब हम इस वेस्ट को लेके कहाँ जाएँ। उसमें कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि हमारे पास इंजीनियर्ड लैंडफिल्स नहीं हैं।
लेकिन उसका सोल्यूशन ये भी नहीं है कि आपके पास जो बाहर कूड़ा है, कचरा है, उसको आग लगा दी जाए, क्योंकि उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं। उसके साथ-साथ आग लगाने वाला या उसके इर्द-गिर्द जो कम्युनिटी है, उसकी हेल्थ कंसर्न्स बहुत सारे हैं, जो उस सिर्फ़ एक उस कूड़े को आग लगाने की वजह से होते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान में तो ख़ैर लैंडफ़िल वाला कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, और हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि गाँव देहात में भी जब हम होते हैं, तो वो अपना घर साफ़ किया, साइड पे इकट्ठा किया और वो जो भी कचरा था उसको आग लगा दी। तो ये तो हमारे पास हमने एक तरह से इनहेरिटेंस में जो है वो आगे लेके आते रहे। पहले स्मॉलर स्केल पे होता था, घरों के आगे घरों का लगता था। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ज़ाहिर बात है वेस्ट भी ज़्यादा हो गया, और अब जो है वो हम लार्जर स्केल पे भी जो है वो कूड़े को आग लगाना जो है वो हमने शुरू किया हुआ है। क्योंकि इसके अलावा हमें और कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आता। अच्छा, ये बताइए कि इससे स्मॉग वगैरह क्रिएट होती है समथिंग, पहले हम कम इस्लामाबाद में हम लोग जो रहते हैं पहले देखते थे, पहले भी होता था बट कम। अब तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार पहाड़ पे ऊपर आग लगी हुई है, कभी एक जगह पे कभी, तो आपस में कुछ कनेक्शन इसका भी हो सकता है। अच्छा, कनेक्शन बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी डीप स्टडीज़ की हैं इस पे, अच्छा। कि ओपन बर्निंग जो है उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। जो आपके पास ये ओपन बर्निंग साइट्स हैं सिटीज़ के अंदर, एक्चुअली ये अर्बन हीट आइलैंड्स बन जाते हैं। अच्छा। अनटिल एंड अनलेस आप इन्हें आग नहीं भी लगा रहे, तो इनमें से बहुत सारी अमाउंट में मीथेन निकलती रहती है, और मीथेन एक बहुत पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा ये हीटिंग कॉज करती है। सो ओपन बर्निंग जब हम करते हैं तो मीथेन का प्रॉब्लम तो वहीं रहा, हम उसमें और ऐड कर देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी अब इसमें से निकले, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकले, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलें, और जो हमारे पास कार्बन ब्लैक की फॉर्म में सूट निकलता है वो भी निकले। तो ये जो पूरा हीट आइलैंड वाला इफ़ेक्ट है, हम इसको जो साइंटिफिकली कहते हैं, हम कहते हैं फीडबैक लूप है। तो जब हम एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस ऐड करते हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट हो, तो वो ट्रिगर करती है वो सारे फंक्शंस जिनकी वजह से और हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। उनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन जो है वो फायर्स का है। जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, श्रब लैंड की फायर है, ये फायर्स ड्राई मैटर चाहिए फायर को। और इंटरेस्टिंगली जैसे आपने अभी मार्गला की बात की, तो पाकिस्तान जो है ये तो मई से सितंबर तक यूजुअली जो फॉरेस्ट फायर्स हैं ये उन रीजन्स में ज़्यादा होती हैं जो हाई प्रेशर जोन होते हैं। तो इस्लामाबाद या ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तानी हाई प्रेशर जोन में आता है फ्रॉम मई टू सितंबर, एयर का प्रेशर ज़्यादा। और ये हाई प्रेशर जो है क्लाइमेट में या एटमॉस्फेरिक साइंस में हम कहते हैं कि ये स्टेबल टाइम होता है। क्लाउड्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, स्काइज़ क्लियर होंगे, हवा नहीं होगी, लेकिन उसका सेकेंडरी इफ़ेक्ट ये है कि ड्राई मैटर ज़्यादा हो जाता है। जो लीफ गिर रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो जो आपने हीटिंग से एक लूप डेवलप किया था गैसेस की फॉर्म में, जिन्होंने एटमॉस्फेयर से ज़्यादा गैसेस कैप्चर की, वो उस ड्राई मैटर को फायर कैच करने में हेल्प करते हैं। तो लोकलाइज्ड या आप ग्लोबल स्केल पे भी देखें तो बहुत सारी फॉरेस्ट फायर्स जो हैं उनको लिंक किया जा सकता है। 10 से 15% तक कार्बन डाइऑक्साइड जो इस वक्त एटमॉस्फेयर में है उसको लिंक किया जाता है ओपन वेस्ट बर्निंग से। इसकी जो एक्सट्रीम सीजन्स होते हैं उससे पहले देखें बड़ा माइल्ड होता था कि बाहर आई, फिर गर्मी आ गई, फिर फॉल आ गई, पतझड़ जिसे कहते हैं, और फिर आगे वो करने के लिए वो चलता था सीज़न। तो अब आप देखें इस दफ़ा बाहर तो शुक्र है आई, पिछले साल तो थी नहीं, डायरेक्टली वी स्विच टू समर। अब इस दफ़ा बड़ी लंबी आई है लेकिन समर बड़ा हैवी ड्यूटी है। आज 41 डिग्री टेम्परेचर है, 41 डिग्री। और जो लोग पंजाब के, अब मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, सेंट्रल पंजाब का, तो मुझे तो आज ऐसे लग रहा था कि जैसे ये इस्लामाबाद ना हो, ये लाहौर या सरगोदा हो। तो ये जो सीजनल एक्सट्रीम है इससे भी कोई ताल्लुक है ये? सीजनल एक्सट्रीम में आप एक जैसे टेम्परेचर 38 36 एक्सट्रीम जाता था इस्लामाबाद का किसी टाइम पे, उसमें ये हीटिंग आइलैंड्स नहीं बने हुए थे आपके पास। ये जो वेस्ट डंप्स के आइलैंड्स हैं जिसमें से एक कॉन्टिन्यूस, जब तक आप उसे बर्न नहीं करें वो मीथेन एमिट कर रही है, और जब आप उसे बर्न करें वो मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट कर रही है। तो बर्न करने के बाद मीथेन तो ख़त्म होगी ना? सर जब बर्निंग होती है तो उसमें हमारे पास मल्टीपल गैसें निकलती हैं। जितना हीप है हमारे पास, जो सरफेस बर्निंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जो सेकंड स्ट्रेटा है हमारे पास उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो फ़ौरन ऑक्सीडाइज हो जाती है, बहुत कम अमाउंट में जाती है। जो थर्ड स्ट्रेटा है और सबसे नीचे है उसमें एनाएरोबिक डाइजेशन एक्टिवेट होती जाती है। तो जितना मॉलिक्यूल 2 दिन में प्रोड्यूस हो रहा था आपका, वो उतना ही कुछ आवर्स में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो बर्निंग भी जब हम हीप्स की फॉर्म में करते हैं तो बर्निंग से भी लोअर जो है वो एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन से तो वो सफोकेट हो गई। जब ऑक्सीजन नहीं है तो नीचे के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसे मीथेन में कन्वर्ट करेंगे। बर्निंग, अगर मीथेन की बर्निंग हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल देन मीथेन,
क्योंकि मीथेन तो हमें 20 टाइम ज़्यादा हीटिंग दे रही है। तो ये जो टेम्परेचर राइज़ है लोकल, ये उन हीट आइलैंड से बहुत लिंक्ड है जिनको हम ओपन डंप साइट्स कहते हैं। ओपन डंप साइट्स पे कुछ स्टूडेंट्स ने रिसर्च भी की, तो जब ओपन डंप साइट्स और आपके ट्रैफिक सिग्नल्स, दे बोथ आर एक्चुअली सिटी के जो हैं अर्बन यूनिट्स के हीट आइलैंड। और सिग्नल्स पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। गाड़ियाँ खड़ी रहती है, मुसलसल एमिशन हो रही है, तो इस वजह से वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है। और ओपन बर्निंग डंप साइट सिटी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर हायर था, इवन इन समर भी और विंटर भी। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा, 2 डिग्री तक? 2 डिग्री तक आप पूरे सिटी में घूमें तो 2 डिग्री तक आपको डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम मिल जाता है इन आइलैंड छोड़। इन आइलैंड जो आपके ओपन डंपिंग साइट्स बनी हुई हैं, जो अभी बर्न नहीं हुई। तो जब आप उन्हें हीट देते हैं, जब बर्न करते हैं, तो टेम्परेचर डेफिनेटली उनका ज़्यादा हो जाता है, और उस वजह से भी आपका लोकल टेम्परेचर जो है वो इन्हांस होने लगता है। फिर एक नेचुरल फिनोमेना जो आपका हीट वेव का है, ये उसको जो है वो एग्रीवेट कर देता है, इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा राइज होना शुरू हो जाता है। हम ये जो चीज़ें बजाय जलाने के इनको बायोफ्यूल्स या फ्यूल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते? बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास जो मेजर वेस्ट आता है, डिफरेंट स्टडीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ ये कहती हैं कि हमारे पास इसका 65%, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री 65% कंटेंट जो है वो ऑर्गेनिक है। फ्रूट्स Organic है। फ्रूट्स का वेस्ट है, वेजिटेबल्स का वेस्ट है, यार्ड का वेस्ट है, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसोर्स। कंपोस्ट बन जाता है सबसे आसान, फिर बायोगैस बन जाती है इसमें से, वो भी एक सिंपल टेक्नोलॉजी है। फिर बायोफ्यूल्स बनते हैं बहुत ज़्यादा, लिक्विफिकेशन प्रोसेसेस किए जाते हैं इनके, बाकायदा नेचर के अंदर हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। तो बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ फंगस और बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट हैं जो इनको इनहेरिटेडली बायोफ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, कि आप उनको वेस्ट दे दें, और जब वो वेस्ट को यूज़ करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर वो वेस्ट जो है वो डिफरेंट लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। लिपिड्स की हम उन लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो लिपिड्स की इतनी वाइड रेंज है कि आप उन्हें कॉस्मेटिक से लेके बायो एनर्जी तक कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब बदबू को आप खुशबू में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बायोफ्यूल्स को इनको बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करके, फिर अगर फिजिकल प्रोसेसेस पे जाएं तो इनको लिक्विफाई किया जा सकता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट बहुत इस अच्छा पे क्या इन्वेस्टमेंट आपका, मतलब अप्रोक्सीमेटली कोई बड़ी ह्यूज किस्म की एक वन टाइम है, या मतलब साइजेबल है जिसका कोई बिजनेस मॉडल लोकली बन सके? लोकली आप स्टूडेंट बेस पे अगर करें तो बहुत कम कॉस्ट नहीं हम कह सकते। लाइक फॉर अ सिंपलेस्ट प्लांट आपको अगर आप इंडस्ट्री में नहीं भी लेके जा रहे हो और एक प्रोटोटाइप ही डेवलप करना है, तो आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ रुपए चाहिए कि आप एक नहीं, prototype अगर स्केल पे करना है आपने, स्केल पे करना है तो दैट डिपेंड्स कि आपको कितनी प्रोडक्टिविटी उससे चाहिए। जैसे बायो हमारे पास एक और प्रोग्राम में आप भी थी उसमें, बिल्कुल तो वो बता रहे थे कि 13,000 टन सिर्फ पिंडी में होता है। तो That is स्केल plastic. पे वो सिर्फ प्लास्टिक पर मंथ है, ये पर डे था ना? पर मंथ वो, लेकिन वो प्लास्टिक था ना। ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास उससे भी ज़्यादा है। सो अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान पिंडी इस्लामाबाद में इसको स्केल अप करने का पोटेंशियल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कितनी? अप्रॉक्सीमेटली एक अगर यूजुअल प्लांट है कि आपने एक 200 से 400 की कम्युनिटी के लिए अगर डिज़ाइन करना है, तो उस पर कम से कम 25 से 30 करोड़। नहीं तो अगर ज़्यादा, मतलब अब पाकिस्तान इसकी इस्लामाबाद और पिंडी की आबादी मिला के जो है वो मेरा ख्याल है 5 से 6 मिलियन से 6 मिलियन दोनों के मिला के, तो 6 मिलियन की अगर के लिए आपने डेवलप करना है तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी? सो आपको ऑलमोस्ट 2 या 3 अरब पे जाना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आपके पास एक बायो एथेनॉल प्लांट बन सकता है जो सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी है इसकी। तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। अगर पीएचडीपी में एक दफ़ा रखा जाए तो ये तो देखे ना, अभी 7-8 अरब का ये बाराक बना है आपके सामने। बिल्कुल बना है। अगर वो ना बनता तो कुछ भी नहीं था ना, थोड़ा सा, या अगर उसको बजाय इतना साइड से ले जाने के ऊपर ले जाते तो 2 अरब रुपए बच जाते उसमें। तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो होते हैं। मे बी प्रायोरिटी में भी फिर इनको डलवाने की ज़रूरत है कि आप वेस्ट को जो है वो एनर्जी पे लेके जाएं, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में हमारे पास है कि हमने 25 से 30% जो है 2030 तक जाना है रीन्यूएबल पे, और वेस्ट जो है वो आपके पास रीन्यूएबल है। वो रीन्यूएबल को जो है वो सोलर समझते हैं। मैं तो वैसे ये चीज़ देख के भी शडर कि हम तो शायद अल्लाह के फजल से नहीं होंगे, लेकिन आज से 30-40 साल के बाद जब ये जो सोलर के लग रहे हैं, ये वेस्ट जब आएगा तो इसका क्या होगा?
ये भी तो, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये वेस्ट भी जो है इसमें तो मेरा ख्याल है वो रेयर अर्थ मेटल और हैवी मेटल्स, वो सारी चीजें हैं जिससे हम डरते हैं वो है। और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है इनका। वॉल्यूम बहुत ज्यादा ना, तो इनका क्या बनेगा? और सॉलिड है सारा, इसे क्रश करेंगे। इसमें से सिर्फ एक्सट्रैक्शन की जा सकती है अगर आप पोल्यूशन रोकना चाहते हैं, वो और वो एक महंगा काम है एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और एक्सपेंसिव भी है, और उसमें फिर एनर्जी वेस्ट होगी और पोल्यूशन होगी। तो खैर ये अगली जनरेशन सोचे। वेल मैं अक्सर अपनी क्लास में भी ये कहती हूँ कि वी हैव 13 years टाइम, तो प्रॉब्लम व्हेन इट इज़ आइडेंटिफाइड इट इज़ हाफ सॉल्व्ड। तो आपको पता है 30 साल बाद ये प्रॉब्लम आना है, तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि इसको क्या किया जा सकता है इकोनॉमिकल। मैंने तो सुना था कि किसी जगह पे वो घर बना रहे हैं इसके, सोलर पैनल्स के आपस में बजाय उसी तरह रख के इनको जोड़ के तो वो घर बना रहे हैं, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। लेकिन वो मटेरियल तो कंटिन्यूसली लीच डाउन होगा, लीच डाउन खत्म होता रहता है। डिसइंटीग्रेशन, एक फिजिकल डिसइंटीग्रेशन तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए तो वो चलेगा ना। कुछ देर के लिए चल सकता है, पर आप लीच डाउन जब होगा तो वाटर चैनल भी ख़राब करेगा आपका। तो प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट किसी भी टेक्नोलॉजी के लाने के साथ उसका डिस्पोजल प्लान लाजमी है। कुदरत ने इंसान को लाने के बाद डिस्पोजल प्लान रखा हुआ है। बिल्कुल। तो बहरहाल तो ये एक सीरियस मामला है मुल्की लेवल पे, अगर इसको हम नहीं सोचेंगे। और ये कहना कि अभी तक हम समझते थे कि जी ग्लोबल वार्मिंग वहाँ की जो है यहाँ आ जाती है और स्ट्रेटोस्फियर से नीचे जो स्फीयर है उस तक, लेकिन ये जो आइलैंड वाली बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने ऑब्ज़र्व भी की हुई है। 7th एवेन्यू पे जब इशारा था जो 4 मिनट बंद रहता था तो काफ़ी गर्मी होती थी। अब हम उससे गुजरते हैं और ट्रैफिक, तो अब निस्बतन वहाँ पे गर्मी नहीं होती। ये जो रहते हैं इस्लामाबाद में, दिन गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी तो बड़ी गर्मी होती, अब वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि परे ट्री की कॉनपी है, आगे थोड़ा सा जाए करने के लिए और जगह पे भी। तो ये जो आइलैंड वाली बात है इसको हमें समझना चाहिए ताकि आगे कम लगें और माहौल बेहतर हो सके। इसका ताल्लुक मेन समझ से है और करने से ज़्यादा, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 2-3 अरब रुपये कुछ भी नहीं होता। ये तो सिटी गवर्नमेंट भी अरेंज कर सकती है अगर चाहें तो इस पे अमल करना चाहिए। वही बात आखिरी कि इस सिलसिले में जो कम्युनिकेशन है, इसे कम्युनिकेशन ना समझें, इट इज़ ऑपरेशंस, इट्स पार्ट ऑफ ऑपरेशंस जो भी ये करना चाहता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।